Welcome students, welcome again. Myself Puneet, as you all know me. आज जो हम टॉपिक इतिहास का जो विषय हमारा इतिहास है उसका जो टॉपिक हम आज उठाएंगे वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन और हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। आज विस्तृत तौर पर हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे इस सभ्यता का जो क्रोनोलॉजी है, कालानुक्रम है और इसका जो विस्तार था और इसके पतन के जो कारण थे उसके बारे में हम इस वीडियो में आपसे आज बात करेंगे। ये सभ्यता क्या थी? सभ्यता, सिविलाइजेशन क्या होती? बहुत समय तक हमें ये मालूम नहीं था कि भारत की गोद में बहुत ऐसी प्राचीन सभ्यताएं दफन हैं जिसके बारे में जानकारी हमें तब प्राप्त हुई जब यूरोपियन जो लोग हैं वो भारत में आए। जब यूरोपियन और अंग्रेज भारत में आए तो जैसे जैसे उन्होंने खुदाई शुरू की, अब ये खुदाई सभ्यताओं की खोज के लिए शुरू नहीं थी हुई, ये शुरू हुई थी जैसे हम कह सकते हैं रेलवे लाइन बिछाने के लिए। और अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे व्यक्तियों की जैसे चार्ल्स मैसन और जेडी कनिंघम, और मैं बात कर सकता हूं बहुत सारे ऐसे नाम हमारे पास हैं जिन्होंने देखा कि बहुत सारे माउंट्स आउटस्कर्ट्स पे फैले हुए हैं और उन माउंट्स में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं निकल रही हैं जो हमें प्राचीन काल के बारे में बहुत जानकारी देती हैं। क्योंकि उस समय तक भारतीयों का जो ध्यान है इस तरफ केंद्रित नहीं हुआ था, इसलिए हमें इस सभ्यता के बारे में बहुत ज्यादा शुरुआती दौर में पता नहीं था। जैसे जैसे एक्सकेवेशंस होती रही, खोज होती रही, हमें इस सभ्यता के बारे में पता लगा। क्योंकि ये सभ्यता शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के इर्द गिर्द इसकी बस्तियां बहुत पाई गई और इसीलिए इसको नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। परंतु इसका सबसे बड़ा नगर जो हमें पहला नगर जिसकी खोज की गई हड़प्पा, और हड़प्पा के नाम से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विकास एक समय में नहीं हो गया, हजारों बरस लगे इसके विकास को, और अभ्युदय के बाद विकास और विकास के बाद इसका पतन जो हमें दिखता है। कैसे ओरिजिनेशन होता है, कैसे ये प्रोग्रेस करती है और कैसे इसका डाउनफॉल होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अगर बात करें तो सिंधु जो इंडस रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रिवर है। सिंधु नदी के आसपास बहुत सारी बस्तियां, जल के साथ इन बस्तियों का होना कोई नई बात नहीं है क्योंकि जल एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है हमारे लिए। जल के बिना जीवन हम सोच नहीं सकते। इसलिए हम बात करते हैं कि सिंधु नदी के किनारे किनारे बहुत सारी बस्तियों का निर्माण हुआ। भारत की ये सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता है और इस सभ्यता का जो जिक्र है वो हम मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ बिल्कुल एक ही समय में ये सभ्यताएं हुई और बहुत ही विकासशील सभ्यता, शहरी नागरी, ये हम जिसे कहते हैं नगरी, ये सिटी लाइफ थी इनकी, नगरी सभ्यता थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण खोज जो इस सभ्यता की गई जिसमें हमें बहुत ऐसी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 5000 साल पहले भारत जो है कितना विकसित देश था। जब हम इसकी बात करते हैं एक और बात मेरे जहन में आती है कि हिंदुस्तान, ये शब्द जब आप सुनते हैं तो इसका जो नाम है हिंदुस्तान वो सिंधु नदी से, इंडस रिवर से लिया गया है। क्योंकि ईरानी लोग जो हैं वो स को ह से संबोधित करते हैं, सिंधुस्तान की जगह हिंदुस्तान शब्द
जो है सप्त सिंधु को हप्त हिंदू लिखा जाता है, तो इसीलिए सिंधुस्तान से हिंदुस्तान जो शब्द है वो हमारे सामने आता है। सो हिंदुस्तान की ये सभ्यता हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी सभ्यता थी, क्योंकि पूरे विश्व को इस बात का पता लगा कि हम नए नहीं हैं, हम बहुत पुरानी, हमारी जड़ें जो हैं बहुत पुरानी हैं, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर बहुत ही पुराना कल्चर है। सो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है, पहले मैं यहां बोर्ड पे लिख देता हूं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसका जो विकास है उसके बारे में बात करें। अब नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है, तो यहां है नॉर्दर्न मोस्ट साइट विच इज मांडा, ये JNK में है, जम्मू एंड कश्मीर में। सेकंड हमारे पास है साउदर्न मोस्ट साइट, सदर्न मोस्ट साइट विच इज दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। तीसरा हमारे पास है वेस्टर्न मोस्ट साइट, विच इज सुक्का कंदोर, विच इज इन पाकिस्तान। और लास्ट में ईस्टर्न मोस्ट साइट, विच इज आलमगीरपुर, जो यूपी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो ये इस सभ्यता का एक्सटेंट है, विस्तार है, किस प्रकार ये सभ्यता भारत में फैली हुई थी। क्योंकि भारत की घनी आबादी है और इस घनी आबादी के कारण हम और बहुत सारी जो साइट्स हैं रिलेटेड टू हड़प्पन कल्चर, वी आर अनेबल टू फाइंड देम, वी आर अनेबल टू एक्सकेवेट देम। दैट्स व्हाई जो साइट्स हमें प्राप्त हुई हैं, तकरीबन 1400 के करीब इसकी जो साइट्स हैं हमें प्राप्त हुई हैं। बहुत सारी पाकिस्तान में चली गई हैं, बाकी कुछ इंडिया में हैं, हमारे पास जो हमें प्राप्त हुई हैं। सो इतने बड़े विस्तार के बाद एक सभ्यता नष्ट हो जाती है, ये भी बहुत अपने आप में एक ऐसी बात है जिससे हम बहुत क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि कैसे ये सभ्यता का अंत जो है वो हो गया। अब इसकी बात जब हम कर रहे थे हड़प्पा की, तो इसके जो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रिपोर्टेड बाय चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन एक ईस्ट इंडिया कंपनी में सिविल अधिकारी थे, जिन्होंने सबसे पहले 1826 में इन माउंट्स को देखा। उसके बाद जोसेफ डेवी कनिंघम, जो कनिंघम जो हैं वो उन्होंने यात्रा की, और कनिंघम ने 2 बार इस जगह की यात्रा की, 1853 एंड 1873 में। और इस दौरान उन्होंने जो माउंट्स देखे, जो चीजें उन्हें प्राप्त हुई, तो उन्होंने इस पीरियड को जोड़ा सिकंदर महान के पीरियड से, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट के पीरियड से। उन्होंने इसका जो है रिजेम्बलेंस जो है उनको लगी कि ये सिकंदर महान का पीरियड जो है हो सकता है। कनिंघम ने जो है मैसन ने जो है ये समानता दिखाई थी अलेक्जेंडर के उसे। कनिंघम ने जो है कनिंघम ने इसको जो है इसके आर्टिफैक्ट्स को इकट्ठा किया, लेकिन वो इसको किसी कालानुक्रम में जो है बांध नहीं सके, उसका पता वो नहीं लगा सके। कई कहानियां उस समय प्रचलित थी। एक कहानी जो विलेजर्स ने उनको सुनाई कनिंघम को, वो कहानी थी कि एक पुराना नगर हुआ करता था और उस राजा की दुष्टता के कारण इस नगर का अंत पतन जो है वो हो गया। उसके बाद एक और व्यक्ति जिसका नाम है जॉन मार्शल, 1924 में इन्होंने इस
सभ्यता को मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समान एक विस्तृत सभ्यता का नाम दिया। बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए और उसके बाद ये पता लगा कि किस प्रकार जो है ये सभ्यता इतनी विस्तृत सभ्यता थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम सानी जो एक्सकेवेटर थे भारतीय, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा नगर की जो है वो खोज की, एक्सकेवेट किया। और इसकी जो प्राचीनता है, जैसे मैं आप पहले बता चुका हूं कि मिस्र या मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों से इसकी तुलना जो है वो की जाती है। बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी ऐसे मॉन्यूमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे जो है आर्टिफैक्ट्स हमें प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे ऐसी लोकेशंस हमें प्राप्त हुई हैं जिससे हमें पता लगता है कि वे कितने विकसित सभ्यता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 6 अन्न भंडारण गृह हमें प्राप्त हुए हैं, 6 ग्रेनरीज जो हमें यहाँ प्राप्त हुई हैं। सिंगल रूम क्वार्टर, जो लोग काम करते थे उनके रहने के लिए सिंगल रूम क्वार्टर्स भी हमें यहाँ प्राप्त हुए। अब इसमें हम एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि एक सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं, ये 2 भागों में मोस्टली डिवाइड किए गए हैं, अपर एंड लोअर पार्ट। इनमें एक नगर आता है धौलावीरा जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। बाकी तकरीबन बहुत सारे नगर, मोस्ट ऑफ दी सिटीज जो हैं वो 2 हिस्सों में विभाजित पाई जाती है। रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिसर्च के मुताबिक ये पता लगा है कि हरियाणा का भिराना इलाका, जो भिराना मैं लिख देता हूं यहां पे, भिराना जो इलाका है ये ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू न्यू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही पुराना ये ओल्डेस्ट साइट हमारे पास हमें जो है प्राप्त हुई है। बहुत सारी अदर फाइंडिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ प्राप्त होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें शिवलिंग के अवशेष भी यहाँ प्राप्त होते हैं और मातृ देवी के बारे में भी पता लगता है। प्रकृति देवी, मातृ देवी, जिसकी रिजेंबलेंस हम करते हैं प्रकृति से, जिसकी योनि से एक बेल निकलती दिखाई दे रही है, जिसका अर्थ है कि मातृ देवी यानी प्रकृति हमें जो है किस प्रकार परिपूर्ण करती है, किस प्रकार हमें अन्न देती है, किस प्रकार ये फर्टाइल है, उसका जो हमें ज्ञान यहां से प्राप्त होता है। हमें यहाँ पे शीशा, कॉपर स्केल और श्रृंगार बक्सा भी प्राप्त हुआ है। औरतों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ये वस्तु हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा हमें कई क्योंकि ये कांस्य युग था, जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि तांबा और टिन को मिलाकर कांसा धातु की जो है वो निर्माण किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, तो उसमें ये कांसे की बहुत सारी वस्तुएं हमें जो है यहाँ प्राप्त हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक समय के दौरान ये सभ्यता विकसित नहीं हुई, बहुत समय लगा ये सभ्यता, इसको हम 3 फेजेस में बांटते हैं। एक अर्ली फेज है, शुरुआती दौर है, एक विकसित फेज है और एक पोस्ट हड़प्पन पीरियड है, जिसमें ये सभ्यता का अंत हुआ और ये कैसे डिक्लाइन की तरफ आई। तो फर्स्ट फेज जिसकी हम बात करते हैं, उससे पहले हम इसको टाइम पीरियड्स में विभाजित करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे, वो है 5500 BCE से 3500 BCE तक। इस समय दौरान जो पीरियड था, जो काल था, वो था न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड हिंदी में अगर कहें तो नवपाषाण युग। अब जैसे कि हमने जब सोर्सेज पढ़ रहे थे तो हमने उसमें लिथिक पीरियड के बारे में भी बात की थी।
तो न्यूलिथिक पीरियड जो है वो है नवपाषाण युग, जिसमें इंसान बहुत डे बाय डे जैसे वो तरक्की कर रहा है, जैसे वो अग्रसर है तरक्की की तरफ, उन्नति की तरफ अग्रसर है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें साइट मिलती है वो है मेहरगढ़, जिसके बारे में हमने शायद पहले भी बात की हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। बलूचिस्तान में हमें एक साइट मिलती है, इसे हम कहते हैं मेहरगढ़, और इसे हम कहते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। ये पहला ऐसा नगर था जिसमें बहुत विशाल तौर पे हम ये कह सकते हैं कि खेती का जो अनुसरण है वो किया गया है, खेती की गई है, और इंसान जो शुरू में खाना बदोश की तरह रह रहा है, ट्रैवलर है, और उसने अपने आप को सीडेंट्री लाइफ में शिफ्ट किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमें गेन हुआ है इस पीरियड में, हम उसकी बात करते हैं। इसमें किली गुल मोहम्मद, मेहरगढ़ में जैसे बता ही चुका हूं, और अमरी जैसी बस्तियां शामिल हैं। इसमें हमें कैटल ग्रेजिंग के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, एग्रीकल्चर के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, फसलें कई तरह की प्राप्त हुई हैं, और इसके अलावा हमें इसमें मिट्टी के बर्तनों की भरमार प्राप्त हुई है, और ये साबित करता है किस प्रकार मानव सभ्यता दिन ब दिन तरक्की करती जा रही थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड हमारा आता है वो है 3500 बीसीई से 2600 बीसीई तक। ये पीरियड है अर्ली हड़प्पन फेज, अर्ली हड़प्पन फेज। अब अर्ली हड़प्पन फेज वो फेज जब ये नागरिक सभ्यता पूर्णतः विकसित नहीं हुई थी, वो समय जब ये जो है सिविलाइजेशन शुरुआती दौर में थी, उस दौर की हम बात करते हैं। हमें तांबे की बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, चाक, पॉटर्स व्हील जिसे हम कहते हैं, वो हमें प्राप्त होता है। हल का प्रयोग इन्होंने किया, अन्न भंडारण इन्होंने किया, बहुत सारे सुदूर क्षेत्रों से व्यापार के साक्ष्य भी हमें यहां प्राप्त होते हैं। पीपल, कुबड़े बैलों, शेषनाग, सींगदार देवता आदि के चित्र रूपांकन भी इनकी पॉटरी पर हमें प्राप्त होते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उस समय की हमें जानकारी यहाँ इस समय में प्राप्त होती है। इसका टाइम पीरियड है 3500 बीसीई से 2600 बीसीई। इसके बाद आता है तीसरा पीरियड जो है 2600 बीसीई से 2600 बीसीई टू 1800 बीसीई, और इसका जो है हम कह सकते हैं ये है मैच्योर्ड हड़प्पन फेज, यानी कि पूर्णतः विकसित मैच्योर हड़प्पन फेज। यानी कि ये वो समय है जब बड़े बड़े शहरों का निर्माण हो गया, समान आकार की ईंटें हमें प्राप्त होती हैं विभिन्न जगहों से, तौलने के बांट जिसे हम कहते हैं कि जो बांट जिससे हम तौलते हैं वस्तुओं को, वो बांट हमें एक समान प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे मोहरे, मनके, मिट्टी के बर्तन, नियोजित ढंग से बसे हुए शहर और दूर दूर स्थानों तक किया गया व्यापार, उसके बारे में हमें बहुत ही ज्यादा प्रमाणिक जानकारी जो है वो प्राप्त होती है मैच्योर हड़प्पन फेज। और इसके बाद जो हमारा अगला जो टाइम पीरियड हमारा आता है, जो हमारा फेज आता है, वो आता है लेट हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन फेज। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1800 बीसीई से टू फर्दर। सो ये जो 1800 बीसीई के आगे का समय है, वो सारा जो समय है वो उत्तर हड़प्पा काल, या जिसे हम कह सकते हैं लेट हड़प्पन फेज, पोस्ट हड़प्पन फेज जो है उसे हम काउंट करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे नगरों का अंत हो गया, हमें जो विनिमय था, एक्सचेंज था, उसमें डिक्लाइन देखते हैं हम।
बहुत सारी सिटीज जो है, सिटी लाइफ जो है वो खत्म हो गई है। इसके अलावा बहुत सारी क्राफ्ट्स एंड पॉटरी जो है वो बन तो रही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बदलाव इस समय हमें देखने को मिलते हैं। और इस सिविलाइज्ड को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एक महत्वपूर्ण नगर जिसकी सबसे पहले खोज की गई, उस नगर के नाम से इस सभ्यता को उसका नाम दिया गया है, हड़प्पन सभ्यता। हड़प्पन सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो 3000 बीसीई में जो विकसित सभ्यताएं थीं उनमें इसका शुमार जो है हम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए सभ्यता पाई जाती है। और बहुत सारा, जैसे आपको पता है कि आज़ादी के बाद हमें इसकी जो कीमत चुकाई, हमने देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे में बहुत सारी जो साइट्स हैं वो चली गई हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदारो है और बहुत सारी ऐसी सुक्का गंदोर ऐसी साइट्स हैं जो चली गई हैं पाकिस्तान में। और इनकी जो है इसीलिए हमारे पास जो साइट्स रह गई हैं, जैसे हरियाणा में बनवाली है और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, रोपड़ है जो है हमारे पास हमारे नज़दीक। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडिया में, लेकिन बंटवारे की वजह से बहुत सारी साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में चली गई। और इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ऐसे नगर जो हमें प्राप्त हुए खुदाई के द्वारा, लेकिन उसकी जो हम बात करेंगे वो मैप के जरिए समझेंगे कि किस प्रकार ये नगर जो है वो कहाँ कहाँ स्थित हैं, इसका सभ्यता का एक्सटेंट क्या था, उसके बारे में हम जो है मैप के जरिए इसको आगे फॉलो करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली हड़प्पन साइट्स के बारे में। जैसा कि आप मैप में देख सक रहे हैं कि जो मैप भारत का मैप है, भारत का नक्शा है, इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ अगर हम देखें, जो आधुनिक पाकिस्तान का हिस्सा भी हमारे उसमें ही आ जाता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो साइट्स हमें, जो रेड डॉट्स हमें दिख रही हैं और लिखे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो हमें वहां प्राप्त होती हैं। तो इन जो साइट्स में हम बात करेंगे कि अर्ली हड़प्पन फेस में ये जो साइट्स प्राप्त होती हैं, जैसे सरायखोला, हड़प्पा, अमरी, अलादीन हो और बहुत सारी ऐसी सुरकोतदा, मेहरगढ़ जो हमने पहली बात जिसके बारे में हम कर चुके हैं, उन सभी साइट्स के बारे में हम विस्तृत तौर पे जानकारी हासिल करेंगे कि हमें कहां कहां क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि आप मैप में देख सक रहे हैं, हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपको पता लग जाए कि कैसे जो एक्सटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का या हड़प्पा सभ्यता का, वो आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। ये जो साइट्स हैं भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में, ये सारी की सारी जो साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। अगर आप ध्यान से देखें तो आलमगीरपुर और सुक्का गंदोर, जैसे हमने पहले बताया हुआ था कि वेस्टर्न मोस्ट साइट जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की, वो सुक्का गंदोर, और ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है वो आलमगीरपुर यूपी में हमें प्राप्त होती है। अब तीसरी सहस्त्राब्दी बीसीई, थर्ड मिलेनियम बीसीई में बहुत सारे छोटे और बड़े जो गांव हैं वो स्थापित हो गए थे, जिसे हम अर्ली हड़प्पन फेस में काउंट करते हैं। अब जैसे बलूचिस्तान में किली गुल मोहम्मद और अफगानिस्तान में मुंडीगाक जो इलाका है हमें प्राप्त होता है, जिसे हम आरंभिक हड़प्पा काल के दौरान जो पाए गए इलाके हैं उनमें शुमार करते हैं। अब मुंडीगाक जो है वो व्यापारिक मार्ग पर स्थित रहा होगा। आरंभिक काल में इस स्थान के निवासी शिल्प कृतियों, आर्टिफैक्ट्स का प्रयोग करते थे, और एक और ईरान के कुछ नगरों और दूसरी ओर बलूचिस्तान के कुछ नगरों से इनके संघर्ष का भी हमें इस समय के दौरान पता चलता है। एक विशाल भवन जिसमें खंभों की कतारें हैं, महल के रूप में पहचाना गया है, वो भी हमें प्राप्त होता है। दूसरा विशाल भवन मंदिर जैसा हमें प्रतीत होता है। इसी तरह से सदर्न बलूचिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान में हमें बहुत सारे जो है वो इलाके प्राप्त हुए। लेकिन उससे पहले हम जो बात कर रहे थे कि किस प्रकार हमें जो प्राप्त हुआ है इन इलाकों में अर्ली हड़प्पन फेज में, अब मुख्यतः हमें ये समझना चाहिए कि अर्ली हड़प्पन फेज क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इस सभ्यता का वो अर्ली फेज है, वो शुरुआती दौर है जिसमें इस सभ्यता ने तरक्की करके और ये एक विकसित
विकासशील सभ्यता से विकसित सभ्यता के रूप में हमारे सामने आती है। मिट्टी के बर्तन खास जो हमें प्राप्त हुआ है इस समय दौरान, कई इलाकों में जो सिमिलर पॉटरी जो है, सिमिलर मृदभांड, सिमिलर जो हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, वो बहुत बड़ा योगदान डालते हैं इस सभ्यता को एक सभ्यता बनाने के रास्ते में। यहां हमें अगर हम जैसे हम बात कर रहे थे मुंडी गाद की, यहां हमें सेल खेड़ी एवं लाजवर्द, लेपिस लुजूली एंड सेटाइट, ये जो मणियां, ये जो रत्न हैं, ये भी हमें प्राप्त हुए हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि इनका संबंध जो है वो मध्य एशिया के साथ रहा होगा, क्योंकि इन इलाकों में ये चीजें, ये मणियां जो हैं, ये बाहर से मंगाई जाती थी, स्थानीय रूप से ये उपलब्ध नहीं होती थी। अब हम बात करेंगे क्वेटा घाटी की। अगर आप इस मैप को ध्यान से देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये है क्वेटा, इसकी हम बात कर रहे हैं। अर्ली हड़प्पन साइट के रूप में हमें इसे जानते हैं। ये मुंडीगाग के साउथ ईस्ट में स्थित है। दक्षिण पूर्व में इस जो इलाका है क्वेटा वैली, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, घाटी हमें मिलती है। इस इलाके में भी हमें सिमिलरली, जैसे हमें मुंडीगाग में कई चीजें, मूर्तियां और कई जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, यहां भी हमें प्राप्त हुए हैं। इस इलाके में एक स्थान है, जैसे आप इसके साथ ही देख सकते हैं, दम्ब सादत, ये स्थान जिसकी हम बात कर रहे हैं, दम्ब सादत, ये एक ऐसा स्थान है जहां पर ईंटों के बड़े बड़े घर पाए गए हैं, और ये सारे घर 3rd मिलेनियम बीसीई से संबंध रखते हैं। कई प्रकार के चित्रित बर्तन जो सिमिलर हैं मुंडीगाग यूटेंसिल्स के, वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की मोहरें और तांबे की वस्तुओं का भी प्रयोग इस समय आमतौर पर किया जाता था। इसके अलावा हम एक स्थान और यहां जो है मार्क करेंगे, वो है राना घुंडई। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, राना घुंडई, ये स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। इसी वैली, क्वेटा वैली के अंदर जो स्थान आता है, और इस स्थान में हमें क्या प्राप्त हुआ है, वेरी माइन्यूटली पेंटेड पॉटरी विद जो है पेंटिंग्स, चित्रों के साथ जो पॉटरी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें कुबड़े बैल का और जो काले रंग में है उसका हमें जो है प्राप्त होता है। ये इसकी जो पॉटरी है ये भी सिमिलर है। अगर हम बात करें क्वेटा दमसादत की इलाके की, ये जो सिमिलर पॉटरी हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा जब हम आगे बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसे आप जानते हैं और जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो कोई इलाका है निंदोवाड़ी, ये जो इलाका है। इसके अलावा हम बात करेंगे बालाकोट की। बालाकोट तो अब वैसे भी फेमस रहा है क्योंकि इंडिया ने अटैक किया था, बालाकोट स्ट्राइक जिसे हम कहते हैं, वो इसीलिए बालाकोट की जो इलाका है वो बहुत इंपॉर्टेंट इलाका जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी मिला। इसके अलावा अंजीरा, ये देखिए, ये है ये बस्ती अंजीरा, ये भी हमें प्राप्त हुई है इस समय के दौरान। तो ये जो बस्तियां हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के समाजों की जानकारी हमें प्रदान करती हैं। गांव और उपनगर कैसे स्थापित हुए वो भी हमें इसमें पता लगता है। और बालाकोट में तो विशाल इमारतों के अवशेष भी पाए गए हैं। बहुत सारे जो ये इलाके हैं जो आप जिसको मैंने मार्क किया है इस पिक्चर में, आपने देखा होगा इनका जो रिलेशन है, यानी कि ओवरसीज ट्रेड है, ट्रेडिंग रिलेशंस हैं, वो पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी के साथ पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम आगे जो बात करेंगे वो है, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ये देख रहे होंगे, ये है इंडस रिवर, ये जो जा रही है यहाँ से, ये सारी इंडस रिवर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिवर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके इर्द गिर्द ही आपको सारा जो है वो प्राप्त होता है, चाहे वो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो हमें यहाँ प्राप्त होती है। तो सिंधु क्षेत्र में अगर हम बात करें अमरी, तो अमरी जैसे कि हमने पहले इसको, ये देखिए, ये रहा अमरी, सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है इलाका। अगर आप देखें रिवर इंडस के पास ये इलाका अमरी, इसकी अगर बात कर रहे हैं, इसकी खोज जो है 1929 में एनजी मजूमदार
ये ने की थी। लोग पत्थर और मिट्टी ईंटों के मकानों में रहते थे। अनाज रखने के लिए अन्नगार भी बनाए गए थे। पेंटेड पॉटरी हमें यहाँ मिलती है। तो इस समय दौरान इन लोगों ने अपने इलाकों की किलाबंदी भी कर ली थी। अब किलाबंदी क्यों कर ली थी, इसके बारे में एग्जैक्टली हमें कुछ नहीं पता लगता, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो है वो उस समय भी ऐसी परेशानियां थी कि कोई हमला हो जाता था, उससे सुरक्षा के लिए इन्होंने अपने इलाकों में कुछ कुछ आसपास दीवारें जो हैं ऊंची ऊंची खड़ी कर ली थी। इसके अलावा बहुत सारी और साइट्स हैं, जैसे रहमान ढेरी है, आप ये देख रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है। और मेहरगढ़ आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली साइट है, जिसे ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसके अलावा हमें एक साइट और प्राप्त होती है यहाँ पे, तरकाई किला। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ अर्ली हड़प्पन फेज। सो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे पुरातात्विक सोर्सेज के आधार पर हम बात करते हैं, तो इस समय के दौरान कई सारी फसलें जैसे गेहूं, जौ, मूंग मसूर की दालें और देसी मटर जो है वो बहुत मात्रा में यहाँ उगाए जाते थे। फसल काटने के लिए औजारों का इस्तेमाल भी किया जाता था। और इस तरीके से हमें पता लगता है कि किस प्रकार ये सभ्यता डे बाय डे प्रोग्रेस कर रही थी, तरक्की कर रही थी, और विकसित सभ्यता के रूप में जो है हमारे सामने बाद में आती है। अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब का जो हड़प्पा शहर है जिसकी हम बात करते हैं, हड़प्पा साइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जो हमें पंजाब में, पश्चिमी पंजाब में प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वो है कालीबंगन। अब कालीबंगन अगर आप मैप में देखें तो ये रही, ये जो है एक कालीबंगन, अब चूड़ियों से संबंधित है ये, इसे कालीबंगन, काली चूड़ियां भी उससे रिजेंबल इसको करते हैं। तो कालीबंगन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जिसकी खोज 1955 यानी 1955 में ए घोष ने इसकी जो है 55 में इसकी जो है खोज की थी। राजस्थान के घग्गर रिवर के लेफ्ट बैंक में ये स्थापित है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें खोज इस समय की जो प्राप्त हुई है, जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो है प्लोड फील्ड, यानी हल से जुते हुए खेत। तो इस समय हमें प्राप्त होता है कि इन्होंने हल का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी डे बाय डे, और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी से ये विकसित सभ्यता के रूप में हमारे सामने आती है। सो हड़प्पा सभ्यता का जो अभ्युदय है, जो एमरजेंस है, वो हम ये कह सकते हैं द पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ द बर्थ ऑफ द सिविलाइजेशन आर ऑब्सक्यूर बिकॉज वी हैव नॉट रेड देयर स्क्रिप्ट। हम डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं कि इन्होंने क्या लिखा था। इनकी जो चित्रिक लिपि है वो अभी तक पढ़ने में हम असमर्थ हैं। इसलिए हम ये बात समझ रहे हैं कि ये जो सभ्यता है, इसकी जब तक वो स्क्रिप्ट इसकी पढ़ी नहीं जाती, तब तक इसके बारे में एग्जैक्टली बहुत सारी जो जानकारी है हमें वो प्राप्त नहीं होती। और हमें इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत सारी साइट्स भी एक्सकेवेट नहीं हो सकी हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में बताया था कि बहुत सारे कारणों की वजह से, जैसे हमारे पास पॉपुलेशन हमारे इंडिया की बहुत है, और उस घनी आबादी के कारण बहुत सारी साइट्स अनएक्सकेवेटेड हैं, जिस कारण इसके बारे में अभी बहुत जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। उन्नत खेती, उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। दैट्स वाई जनसंख्या में वृद्धि हुई और ये सभ्यता छोटी सभ्यता से विकसित सभ्यता बनती चली गई। अब जब फसलें परिपूर्ण थीं, खाना इनके पास अच्छा था, तो व्यापार भी नेचुरल है, ऑब्वियस है कि व्यापार भी होगा, और उन्नत व्यापार के कारण ओवरसीज ट्रेड भी इनका बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया में, मिस्र में हमें बहुत सारी ऐसी सील्स मिली हैं जो हड़प्पा सभ्यता से बिलोंग करती हैं। कृषक समुदाय में अधिक उपजाऊ भूमि हथियाने के लिए संघर्ष होता था। यही कारण है संभवतः कुछ समुदायों ने चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई हुई थी। हड़प्पा की सभ्यता के अभ्युदय के समय कोट दिजी और कालीबंगन जैसी कई बस्तियां आग से नष्ट हो गई थीं। इसी कारण इसका वट एग्जैक्ट कॉज फॉर दिस हमें आज तक नहीं पता चल पाया है।
सो इस वीडियो में आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैं इसका जो निचोड़ है मैं कल्मिनेट करता हूं क्या है ये। इस वीडियो में हमने बात की कि किस प्रकार हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए और उन अवशेषों से हमने जो जानकारी हासिल की हमें पता लगता है कि ये एक फेज या एक समय की बात नहीं है, ये कई सौ सालों की बात है। और इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए हम जब प्रयासरत होते हैं तो हम सबसे पहले न्यूलिथिक पीरियड से अर्ली हड़प्पन पीरियड की तरफ आते हैं। उसके बाद हम अर्ली हड़प्पन पीरियड से विकसित मेच्योर हड़प्पन फेज पर आते हैं और मेच्योर हड़प्पन फेज के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो वो होता है पोस्ट हड़प्पन फेज, जिसमें डिक्लाइन हो चुका है एक सभ्यता। जैसे आप एक गेंद उछालते हैं, उसको जमीन से उछालते हैं, वो ऊपर जाती है और ऊपर जाके वो वापस नीचे आ जाती है। तो इसी प्रकार एक सभ्यता जो शुरू हुई नीचे से, बहुत विकास हुआ और अंततः उसका पतन हुआ। और पतन होने के बाद हम जानते हैं जैसे उस सभ्यता के अवशेषों पर नई सभ्यता ने जन्म लिया। सो अगले अंक में हम बात करेंगे इस सभ्यता के डिक्लाइन की, क्योंकि हमारा जो इसके अगला यूनिट है उसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार इस सभ्यता का विकास हुआ और इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है हमारी जो है जानकारी हमें मिलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग विद मी। पुनीत आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और जानकारी लेकर। धन्यवाद।